ब्राउजर स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ओके। तो सी अपन ने कल जो इंस्टॉलेशन किया था, तो ये VS कोड में हम लोगों ने ये स्टेप से ये आपका फोल्डर स्ट्रक्चर्स था जो हमने कल देखा था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सबसे पहली वाली फाइल है जो एग्जीक्यूट होती है ना, तो वो पैटर्न एक्चुअली चलता कैसे, तो उसके लिए देखो मैंने ना एक आर्किटेक्चर का आपको डायग्राम भेजा है। तो ये React.js का आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि किस तरीके से React.js काम करता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना दो आपके डोम, यहाँ पे दो आपके डोम दिखेंगे, ये वर्चुअल डोम और ब्राउजर डोम। तो ये डोम डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल, अगर मैं यहाँ पे आपको सर्च करता हूँ, अगर मैं बताता हूँ कि क्या होता है आपका, है ना, तो डोम का यहाँ पे डेफिनेशन आपको क्या मिलेगा, ब्राउजर डोम, सॉरी, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डॉक्यूमेंट मतलब का क्या होता है, और डॉक्यूमेंट मतलब आपका जो पेज है, जैसे HTML का पेज है उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे रिएक्ट क्या करता है, जब हम रिएक्ट में कोड करते हैं तो यहाँ से इतनी जो चीज है, इतनी ये लेफ्ट साइड वाली इतनी जो चीज है, ये आपका रिएक्ट का प्रोसेसिंग है, इधर लेफ्ट वाला पूरा। और फाइनल आउटपुट जो है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो फाइनल आउटपुट के पहले रिएक्ट क्या करता है, जैसे ब्राउजर में डेटा डिस्प्ले होता है वैसे रिएक्ट खुद का भी एक अलग से वर्चुअल डॉक्यूमेंट बनाता है, ठीक है। वर्चुअल डॉक्यूमेंट क्यों बनाता है, क्योंकि देखो मैंने बोला JSX फाइल, JSX मतलब यहाँ पे वैसे फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट एंड XML, ठीक है। बट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और HTML हम लोग क्या करते हैं, साथ में लिखते हैं। तो वो जो जावास्क्रिप्ट और HTML हमने साथ में लिखा उसको पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा HTML का कोड HTML में प्रॉपर, जावास्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म करके ये आपकी कुछ फाइल बनती है, रिएक्ट की लाइब्रेरी बनती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल बनती है। फिर वो वर्चुअली एक रिएक्ट का जो डोम है वहाँ पे वो मतलब आता है, ठीक है। और फिर वो डिस्प्ले होता है अपने ब्राउजर पे। तो पहले रिएक्ट क्या करता है, खुद के लेवल पे ही, पहले रिएक्ट क्या करता है, खुद के लेवल पे पूरा प्रोसेसिंग करता है। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कंपाइलर होता है ना, हर एक लैंग्वेज का अपने कंपाइलर होता है। तो यहाँ पे रिएक्ट का जो कंपाइलर है वो इतना प्रोसेस करता है, इतनी सर, इतनी प्रोसेस करने के बाद, क्योंकि देखो आपकी रिएक्ट जेएस क्या एक लाइब्रेरी है, ठीक है। ये रिएक्ट जेएस क्या लाइब्रेरी है जो जावास्क्रिप्ट में लिखी हुई है ना। तो रिएक्ट क्या करता है, जब भी आप रिएक्ट में कुछ भी कोर्स कोड करते हो तो वो कोड को क्या करता है, पहले उसके वर्चुअल एक डोम क्रिएट करता है, जैसे ब्राउजर बनता है। ब्राउजर कैसे बनता है, HTML CSS से, तो उसी तरीके का HTML CSS ये क्रिएट करता है और फिर उसको डिस्प्ले करवाता है कहाँ पे, ब्राउजर पे, समझो। तो ये जो प्रोसेसिंग है जो आपने बोला JSX जावास्क्रिप्ट एंड XML, तो ये कन्वर्ट होता है, हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी कंपाइलर से, और प्रोसेस होके फिर अपने को ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ इनपुट दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक और एरो आपको यूज होते हुए दिखेगा कि अगर मैं ब्राउजर में कुछ इनपुट दे रहा हूँ तो वो इनपुट रिटर्न बैक कहाँ पे आ रहा है, वर्चुअल डोम में। फिर वर्चुअल डोम में प्रोसेस होने के बाद फिर से अपने को वो ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने बोला कि ये जो पब्लिक की फाइल है इसमें से ये जो आपके इंडेक्स की फाइल है, दिस इज योर मेन फाइल, ठीक है। ये इंडेक्स की फाइल क्या होती है, एंट्री फाइल होती है, ठीक है। ये आपकी एंट्री फाइल है, और जो भी हमारा पूरा डेटा दिखता है वो इस रूट में दिखता है, ऐसा मैंने कल आपको बताया, ठीक है। तो देखो अभी ना आपको यहाँ पे एक npm स्क्रिप्ट भी दिख रहा होगा, तो हम लोग npm स्क्रिप्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मेरे को npm स्टार्ट नहीं लिखना है, मेरे को यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके npm स्टार्ट नहीं लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो भी हमारा टास्क रन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
तो ये देखो रन हो रहा है। तो रिएक्ट की सारी चीज इस div में आती है। ठीक है, जो भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे वो इस div में डिस्प्ले होती है। हम लोग पहले देखते हैं। तो ये प्रोसेस हो रहा है, देखो यहाँ पे घूम रहा है ना। तो ज़्यादा ही टाइम लग रहा है कुछ। हाँ, ठीक है। तो ये रन हो गया। तो ये अपना आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब ये जो आउटपुट है, ये आपका आउटपुट किस में आ रहा है? एक ब्राउजर में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला कि सबसे पहली फाइल जो हमारी रन हो रही है वो आपकी इंडेक्स वाली फाइल है, और जितना भी आपका आउटपुट है ये इस डिव के अंदर शो होगा। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट। इंस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे आते हैं। जैसे आपका ब्राउजर एक बार रेंडर हो जाए, ठीक है, तो ये वेब पैक कंपाइल्ड हो गया, ये आपका रेंडर हो गया। अब मैंने क्या बोला, ये देखो रूट, जो अभी मैं थोड़ी देर के पहले बता रहा था कि आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो div id रूट है ये यहाँ पे एम्प्टी था, बट इसके अंदर देखो कौन सा क्लास आया, ऐप। फिर ऐप के अंदर ऐप का हेडर, ये इमेज दिख रहा है, फिर ये वेलकम। तो ये ऐप कहाँ से आया अभी, तो हमने ये कहाँ पे क्रिएट किया है, देखो इंडेक्स की फाइल को हमको छेड़ना नहीं होता है। इस इंडेक्स की फाइल के अंदर में पूरा डेटा डिस्प्ले होता है। ये पूरा डेटा है आपके सोर्स से। तो सोर्स में सबसे पहली फाइल कौन सी एग्जीक्यूट हुई, ये वाली index.js। और index.js जो फाइल है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है कि react डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। तो ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट है ये कौन सा वाला, ये वाला जो इंडेक्स के पेज का। और उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, इसको बोलते हैं हम लोग कंपोनेंट। ठीक है, ये ऐप क्या है, कंपोनेंट। तो ये ऐप कंपोनेंट कहाँ पे लिखा हुआ है हमने, देखो यहाँ पे इम्पोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप। तो ये आपके ऐप डॉट जे एस। अब देखो यहाँ पे क्लास नेम आपको ऐप मिलेगा, दिख रहा है। तो जो हम लोग पहले HTML में लिखते थे क्लास, अब क्लास हम लोग वर्ड यूज ना करके हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास नेम। मैं यहाँ पे जैसे चेंज करता हूँ, मैं ऐप टू लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पे भी ऐप टू लिख के आ गया इस जगह पे। तो क्लास वर्ड क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ना गेट एलिमेंट बाय क्लास ये रिजर्व कीवर्ड है। तो हम लोग वो क्लास वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी रिजर्व्ड है। ठीक है, तो ये जो रिटर्न हमने यहाँ पे लिखा है, मैं इसको भी रिमूव करता हूँ। I will put h1 वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोड लिखा और ये डायरेक्टली यहाँ पे रेंडर हो रहा है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है,
तो यहाँ से ये जो सोर्स फोल्डर, इसमें से हम बहुत सारी चीज़ें रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये आपके इंडेक्स की CSS है, ठीक है, मैं इसमें से बहुत सारी चीज़ निकाल देता हूँ। जैसे मेरे को काम की जितनी रिक्वायर्ड है मैं वही रखता हूँ, बाकी हम डिलीट कर देते हैं। ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, लोगो भी डिलीट कर दिया, ये टेस्टिंग भी डिलीट कर दिया, ये सेटअप भी डिलीट कर दिया। अब आप देखो कि आपका सोर्स जो है, ये सोर्स हो गया एम्प्टी। तो हम इंडेक्स में जाते हैं, तो यहाँ पे एवरीथिंग इज करेक्ट, तो इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हमने वो रिपोर्ट टेस्ट की डिलीट कर दिया। फिर हमने इंडेक्स डॉट CSS है, ठीक है, इसको भी डिलीट कर देंगे। फिर ऐप डॉट JS में आते हैं, यहाँ से हमने दोनों चीज़ उड़ा दी। तो देखो अभी अपना रिक्वायर्ड कितनी फाइल है, सिर्फ ये ऐप, इंडेक्स और ये इंडेक्स। तो ये इंडेक्स डॉट JS जो है, हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, इसको आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये जो रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड है, जैसे मैंने अभी बोला आपको थोड़ी देर के पहले, ये कांस्टेंट रूट क्या कर रहा है, जो पब्लिक में index.html है उसको सिलेक्ट कर रहा, उसको एक रूट में स्टोर कर रहा, और उसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं रेंडर। रेंडर मतलब डिस्प्ले करवाना। तो यहाँ पे जो रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड है, इट इज यूज फॉर डेवलपमेंट पर्पस, ये आपके डेवलपमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये ऐप, तो ये ऐप हमने कहाँ बनाया है, यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपका एक फंक्शन है। अभी आप लोग इस कोड को अच्छे से ध्यान दोगे तो देखो हमने एक फंक्शन बनाया है, सिंपल फंक्शन है, और फंक्शन में हमने देखो क्या लिखा है, रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या है, जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा उसको हमको ये डेटा रिटर्न कर, और यहाँ पे एक्सपोर्ट किया। तो हमने उस दिन पढ़ा था एक्सपोर्ट दो टाइप के होता है, एक होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक होता है नॉर्मल एक्सपोर्ट। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखता हूँ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ से भी निकाल के, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्सपोर्ट, नॉर्मल एक्सपोर्ट लिखा, डिफॉल्ट नहीं लिखा। तो मैं इंडेक्स डॉट JS पे गया, तो अब मुझे इंपोर्ट करते टाइम पे उसको कैसे लिखना पड़ेगा, लाइक दिस, दिख रहा है। ये सेम चीज़ मैंने आपको उस दिन बताई थी कि अगर हम लोग नॉर्मल एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे करली ब्रेस लगाना पड़ता है, और अगर हम लोग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली नाम लिख सकते हैं। एग्जीक्यूशन में कुछ डिफरेंस नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नॉर्मल एक्सपोर्ट करोगे तो आउटपुट कुछ अलग तरीके से डिस्प्ले होगा, आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करोगे तो अलग तरीके से डिस्प्ले होगा, बस ये तरीका है। तो नॉर्मल एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में डिफरेंस क्या है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही हो सकता है। अगर ये app.js की फाइल है, आप यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, ऊपर फंक्शन ग्रीट, लाइक दिस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया ग्रीट, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँ और फंक्शन कुछ रिटर्न करने को ना, रिटर्न वेलकम यूजर, और फंक्शन के नाम हमेशा पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखें। अब इसको मैं यहाँ पे कहीं कॉल करता हूँ, देखो यहाँ पे फंक्शन कॉल करने का तरीका भी देखना। क्या किया मैंने, मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग ना अभी JSX लिख रहे हैं, हम लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नहीं लिख रहे, हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ में HTML भी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो वेलकम यूजर लिखा है मैंने, ये वेलकम यूजर में क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन है, हम इस फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलेंगे, ये फंक्शन हो गया आपका नॉर्मल, है ना, सिंपल फंक्शन, सिंपल फंक्शन है, बट इसका स्कोप कहाँ पे होगा, है ना। तो मैं लिखता हूँ स्कोप, स्कोप क्या होगा, लोकल होगा, लोकल टू दिस फाइल ओनली। तो इसका स्कोप क्या होगा, लोकल, सिर्फ ये ग्रीट फंक्शन इस app.js के फाइल में ही मौजूद रहेगा,
इसके बाहर नहीं जा सकता। इसका क्या हो सकता है, इसका जो स्कोप है ये डिपेंड करेगा ऑन द इंपोर्ट, है ना। इसका जो स्कोप है वो डिपेंड करेगा ऑन द इंपोर्ट। इसको जो भी फाइल इंपोर्ट करेगी इस ऐप फंक्शन को, ठीक है, तो सिर्फ वही तक के उसका स्कोप क्रिएट हो जाएगा। मतलब ऐप डॉट जेएस में भी उसका स्कोप है, प्लस ये जो इंडेक्स डॉट जेएस है जहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पे भी इसका स्कोप है। स्कोप का मतलब क्या है कि यूजेबिलिटी, आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। हमने इस ऐप फंक्शन को कहाँ पे यूज किया, यहाँ पे यूज किया इंडेक्स डॉट जेएस में। बट अब यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ पे नोटिस क्या करोगे कि इस जगह से हमने किसे कॉल किया है, ये ग्रीड को। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हमारा ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। कहाँ से कॉल कर रहे हैं, ऐप से कॉल कर रहे हैं। गॉट इट। क्या इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करते थे, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करते थे। यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट लिखते थे ना, ए आर जी करके, ऐसा आर्ग्यूमेंट लिखते थे। मैं इसको कंसोल मारता हूँ, ये आपका ए आर जी। देखो ए आर जी अभी क्या है, ये आपका एम टी है ऑब्जेक्ट। ये ए आर जी में देखो क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। तो अब मेरे को आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो यहाँ पे ना तरीका कुछ अलग है ना। मैं लिखता हूँ यूजर नेम इक्वल्स टू, तो इसको नॉर्मल डाल सकते हो। यूजर नेम को मैं दे सकता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। सी, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यूजर नेम इक्वल्स टू करली ब्रेसेस देन हरीश। तो ये देखो यहाँ पे डेटा किस तरीके से गया। तो आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या आया, एक ऑब्जेक्ट बना, की एंड वैल्यू। की क्या है उसका, यूजर नेम। वैल्यू क्या है उसका, हरीश। तो अगर मुझे यूजर नेम यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डेटा ये जो मैंने भेजा इसको हमने कहाँ पे डाला, ए आर जी में। इसको मुझे यहाँ प्रिंट करना है, तो मुझे ऐसे करली ब्रेस लिखना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे ए आर जी डॉट यूजर, लाइक दिस। तो देखो यू विल सी द आउटपुट। तो आप देखोगे कि जो रिएक्ट है ना, जो अपने फंक्शंस पढ़े, सारी चीजें पढ़ी, ये उसी पे काम कर रहा है, बट पैटर्न थोड़ा लिखने का अलग हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्ट में, इसको बोलते हैं प्रॉप्स। इसको बोलते हैं प्रॉप्स। तो जनरली जो मैंने यहाँ पे ए आर जी वर्ड लिखा, इसको रिएक्ट में कोड करते टाइम पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉप्स, लाइक दिस। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई आर्ग्यूमेंट फेच कर रहे हो, ठीक है, तो आप वर्ड यूज करोगे प्रॉप्स। और ऐसे से दिख रहा है, योर आउटपुट इज सेम, प्रॉप्स आ गया। क्या ये फंक्शन समझा। ओ, सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ, देखो ये जो फंक्शन है ना, जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन लिखते थे, हमने उसी तरीके से ये वाला फंक्शन लिखा है। इस फंक्शन में कुछ चेंज नहीं है, हाँ, बट जहाँ पे अपने को वैल्यू प्रिंट करना है, तो ये रिएक्ट का सिंटेक्स है कि आप जब भी कोई वेरिएबल को प्रिंट करोगे तो आपका वेरिएबल हमेशा करली ब्रेस के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि वेरिएबल शुड बी इन करली ब्रेसेस, ठीक है। तो रिएक्ट में जब भी हम वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसको ये करली ब्रेस में पुट करेंगे, प्रिंट करते रहेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो फंक्शन बना है ग्रीट, इस फंक्शन को यहाँ से कॉल किया। तो कॉल करने के लिए पहले हम लोग कैसे लिखते थे, हम लोग लिखते थे ग्रीट और ऐसे राउंड ब्रैकेट लगाते थे,
लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता था, इस जगह से ये फंक्शन कॉल होता था, ये वाला। ठीक है, बट ये जो सिंटेक्स लिखा हुआ है अंदर रिटर्न का, ये जो कोड है ये HTML का कोड है, दिस इज योर HTML। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग ऐसे नहीं लिखते थे। ऐसा हम लोग क्यों लिख पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ JSX। रिएक्ट में क्या होता है ना, जावास्क्रिप्ट और HTML आप साथ में लिख सकते हो। ठीक है, तो वो पैटर्न है इसका। तो जब हम लोग ये वाला पैटर्न यूज करेंगे तो हम लोग इस फंक्शन को कॉल करने के लिए ये इस तरीके से फंक्शन कॉल नहीं करेंगे। हमको फंक्शन कॉल कैसे करना है? इस तरीके से, जो लाइन नंबर 14 पर। और हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे फंक्शन कॉल करते टाइम पे देखो ऐसे ग्रीट लिखते, और फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे आर्गुमेंट पास करते थे लाइक दिस। इसी तरीके से हम लोग आर्गुमेंट पास करते थे, बराबर। तो ये जो आर्गुमेंट हम लोग भेजते थे ना, ये इस प्रॉप्स में जाता था डायरेक्टली। बट यहाँ पे जो भेजने का तरीका है, मतलब ये है वेरिएबल का नाम, ये वेरिएबल की वैल्यू। पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ वैल्यू भेजते थे। ये क्या हो गई, आपकी वैल्यू हो गई। ये वैल्यू आपने भेजा तो ये डायरेक्टली इस प्रॉप्स में चला जाता था। बट रिएक्ट क्या बोलता है कि आप जब डेटा भेजोगे तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, मतलब की एंड वैल्यू के फॉर्म में होगा, ऑलवेज इन की एंड वैल्यू फॉर्म। तो हम लोग ये वाला पैटर्न यूज नहीं करेंगे, ये अपना नॉर्मल फंक्शन वाला पैटर्न था। रिएक्ट क्या बोलता है, रिएक्ट में अगर आपको करना है तो आपको कुछ इस तरीके से भेजना पड़ेगा, यूजर नेम और उसके अंदर वैल्यू। गॉट इट? सर हाँ। सर हमने props डॉट यूजर नेम लिखा है हम्म, और फिर यहाँ पे यूजर नेम इक्वल्स टू हरीश लिखा है। बराबर। अ, तो सर वो वैल्यू यूजर नेम में कैसे पास हो रही है? हाँ, देखो जब हम लोग प्रॉप्स लिख रहे हैं ना, तो प्रॉप्स का मतलब क्या है, देखो हम लोग वेरिएबल बनाते थे तो हम लोग कैसे लिखते थे, प्रॉप्स इक्वल्स टू करली ब्रेस यूजर नेम इक्वल्स टू लाइक दिस। ये क्या है, एक आपका ऑब्जेक्ट है। और सॉरी, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे ये जो यूजर नेम है ये की है, ये वैल्यू है। तो जब मैं यहाँ से यूजर नेम इक्वल्स टू करली ब्रेसेस में ऐसे भेज रहा हूँ, तो प्रॉप्स जो है वो कैसे बन रहा है, लाइक दिस, ऐसा। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो हम लोग वेरिएबल डॉट की ऐसा लिखते हैं, तो वो वैल्यू प्रिंट करता है। समझा क्या? जैसे हम लोग नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, तो ऑब्जेक्ट में क्या की एंड वैल्यू पेयर में बनाना पड़ता है ना ऑब्जेक्ट। तो जब आप यहाँ से यूजर नेम भेज रहे हो तो यूजर नेम आपकी की हो गई और ये हो गई उसकी वैल्यू। अब सपोज आपने बोला कि सर ये तो सिंगल हो गया, मेरे को मल्टीपल भेजना है, तो सपोज मेरे को एज भेजना है, तो एज में लिखता हूँ डायरेक्टली 24 और उसको में डाल देते हैं। तो अब देखो, अब आपका आउटपुट कैसे मिलेगा, देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, सी, दिख रहा है 24 और ये। अब आपको डिफरेंस भी दिखेगा, यहाँ पे हरीश लिख के आ रहा है 7 नंबर पे पहले कंसोल। ये क्यों लिख के आ रहा है पता है, ये जो यहाँ से हमने कॉल किया ये वाला, ये जो सिंगल हरीश नाम है, ये क्या चला गया, ये प्रॉप्स में चला गया और इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सिर्फ हरीश ये। बट उसके बाद में जब हम यहाँ से भेज रहे हैं तो यहाँ से क्या बन के गया, एक ऑब्जेक्ट जिसमें एज और यूजर नेम जा रहा है। तो ये की वैल्यू ऐसे डेटा जाता है। तो ये आपकी की हो गई, ये वैल्यू हो गया, ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई। तो ये सारा एज अ ऑब्जेक्ट।
तो अब यहाँ पे आपका जो डेटा बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, तो की होगी आपकी एज, लाइक दिस। इस तरीके से ये वेरिएबल जो है ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ये यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट हो रहा है। समझे? यस सर। तो हम लोग ये वाला कॉल यूज नहीं करेंगे, हम लोग नॉर्मल ये वाला कॉल यूज करेंगे, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे वेलकम यूजर हरीश, तो ये वेलकम यूजर हरीश यहाँ से प्रिंट हो रहा है। अब रिएक्ट क्या बोलता है, रिएक्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, आप देखोगे कि सपोज रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड है, तो एक आपका ये बड़ा कंपोनेंट है जो ये ऐप है, तो इसके अंदर ना आप छोटे छोटे अलग अलग फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो फाइल क्रिएट करने का मतलब क्या है, छोटे छोटे कंपोनेंट। तो जैसे ये बड़ा कंपोनेंट आपका ऐप हो गया, तो आप ऐप के अंदर दूसरे कंपोनेंट कॉल कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये फंक्शन बनाया ग्रीट नाम का, तो आप देखोगे कि मैंने फंक्शन क्या बनाया, सेम ऐप के फाइल में बनाया। अगर मैं चाहूँ तो सोर्स में एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम देता हूँ greet.js, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्टकट है एक RAFCE, ऐसे अगर आप लिखते हो तो डायरेक्टली वो ये आपका जो सिंटेक्स है वो लिख के दे देता है। तो इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम लोग इस जगह पे ये p लिख रहे थे, ये सेम p मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक दिस, ठीक है। बट हम लोग ना इसको नहीं रन करेंगे, अब इसको मैं कमेंट कर दूँ। मैं चाहता हूँ हम लोग इंपोर्ट करेंगे, किसको इंपोर्ट करेंगे, ये ग्रीट को। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, ये फाइल से। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इंपोर्ट ग्रीट, ग्रीट इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो ग्रीट इंपोर्ट हो गया, बट हमने यहाँ पे अभी प्रॉप्स नहीं दिया है। तो जो हम लोग यहाँ पे ये प्रॉप्स लिख रहे थे, ये वाली प्रॉप्स, ये प्रॉप्स यहाँ से उठा के हम यहाँ पे लिखेंगे लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। तो रिफ्रेश, सी अगेन योर आउटपुट इज सेम, अगेन योर आउटपुट इज सेम। तो अभी थोड़ी देर के पहले हमने क्या किया, हमने ऐप के फाइल में ऊपर फंक्शन बनाया, ये वाला। अब यही सेम केस हमने क्या किया, अलग से बनाया। तो ये आपका एरो फंक्शन है कांस्टेंट ग्रीट, तो यहाँ पे हमने सिंपल फंक्शन बनाया था, हमने इसको एरो फंक्शन दे दिया यहाँ पे। तो जैसे हम लोग आर्ग्यूमेंट भेज रहे थे, ये दो आर्ग्यूमेंट हमने भेजा, ये दो आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे भेज रहे थे प्रॉप्स में, सेम तरीके से हम लोग ये दो आर्ग्यूमेंट ये प्रॉप्स में भेज रहे हैं। तो आप अगर इसका एलिमेंट देखोगे तो ये देखो आपको सेम चीज दिखेगी। तो क्लास ग्रीट जो मैंने यहाँ पे दिया, और ये आपका आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हम लोग जो कॉल कर रहे हैं, ये कॉल यहाँ से इस जगह से यहाँ पे डेटा जा रहा है, इस प्रॉप्स में कौन सा डेटा जा रहा है, ये यूजर नेम और एज। तो जो आपका डेटा सेम फाइल में जा रहा था, वो अभी हम एक डिफरेंट फाइल में भेज रहे। तो अभी हमने क्या कर दिया, आपकी एक ऐप की फाइल थी, उस ऐप की फाइल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आपकी ऐप की फाइल बन गई,
एक आपकी ग्रीड की फाइल होगी, ये वाली। आज पेन टेबलेट है नहीं, ये स्पेलिंग जो वर्डिंग थोड़ा बन नहीं रहा है माउस से, ठीक है। सो ये हो गया आपका ग्रीड। तो हमने क्या कर दिया, इसको बोलते हैं कंपोनेंट बनाना। कंपोनेंट बनाने का मतलब क्या है कि छोटे छोटे टुकड़ों में चीजों को डिवाइड करना। और ये डिवाइड करने का एक मेन रीजन ये भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं ना, रीयूज कर सकते हैं। मतलब जितने आप कंपोनेंट्स बनाओगे उस उतने कंपोनेंट्स को आप क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। तो जितने छोटे कंपोनेंट बनाओगे उतने आप उसको मल्टीपल जगह पे रीयूज कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ अभी हमने क्या किया। सर वहाँ पे क्लास नेम का मतलब क्लास नेम ग्रिड जो दिया है उसका कोई उसका रोल नहीं। मतलब क्लास ही है, उसका भी रोल नहीं है। अभी अपन ने कोई सीएसएस नहीं लगाया। हाँ वही। हाँ, ये अभी मतलब ऐसा है कि कुछ यूज ही नहीं है, बस ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप इसको आपने निकाल भी दिया तो भी कोई अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने कोई सीएसएस अप्लाई नहीं किया। हाँ ओके सर। तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो हमने ऐप बनाया, फिर आपने ग्रिड बनाया, ठीक है। तो इसका ना एक पैटर्न होता है। हम लोग जब भी कोडिंग करते हैं तो हम लोग उसको एक प्रॉपर पैटर्न में कोड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम कोई भी चीज बनाते हैं तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करें। तो सेग्रीगेट करते टाइम पे हम लोग यहाँ पे इस सोर्स के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसको हम लोग नाम देंगे कंपोनेंट्स, ठीक है। ये कंपोनेंट्स, और ये जो आपका ग्रिड फाइल है ना, ये आपके इस कंपोनेंट में जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। अब देखो ये ग्रिड हमने कहाँ डाल दिया, कंपोनेंट। तो ये हमारा एक कंपोनेंट हो गया। कंपोनेंट के अंदर भी फोल्डर बना सकते हो ग्रिड का, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में बताऊंगा धीरे धीरे। तो अभी देखो यहाँ पे हमने, हाँ अब मेरे को सीएसएस अप्लाई करना है फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट में एक नई फाइल बनाता हूँ। फाइल का नाम देता हूँ ग्रीड डॉट सी एस एस, लाइक दिस। ये आपके सी एस एस है। मैं पैराग्राफ को चाहता हूँ कि कलर सेट करूँ, ठीक है। और हम लोग गए ग्रीड जीएस में, यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट डॉट ग्रीड सी एस एस, ठीक है। तो कंपाइलिंग हो रहा है। सो मुझे क्या करना है कि इसके अंदर जैसे आपका ये ग्रीड डॉट सी एस एस जो मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ पैराग्राफ को रेड कलर अप्लाई हो जाए, है ना। So, देखो लिखते टाइम पे मिस्टेक नहीं करना। मेरे भी आ गया राइट। तो आपने बोला था कि सर वो क्लास क्यों दिया है, तो अब मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ। आई विल राइट क्लास नेम ग्रीड, ठीक है। और अब हम यहाँ पे वो क्लास का यूज कर सकते हैं। डॉट ग्रीड बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लैक, यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हुए हैं। तो इस तरीके से जब भी अपने को सीएसएस अप्लाई करना है तो अब ये ग्रीड के आपकी क्लास होगी, भले ही आपने क्लास नेम लिखा है, क्योंकि रिएक्ट में आपको क्लास नेम लिखना पड़ता है। बट आप यहाँ पे क्या करोगे, आप लिखोगे डॉट ग्रीड, और यहाँ पे आपका बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हो, आप बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो इसमें जब रिएक्ट की खास बात है कि भाई यहाँ पे अपने को बहुत सारी चीज मिल जाती है।
अब पैराग्राफ को टेक्स्ट, मतलब जितना भी अपन ने CSS पढ़ा है यू कैन अप्लाई ऑल। अब इसके देखो, इसकी एक और रिएक्ट की सबसे अच्छी चीज क्या है पता है, हमने ग्रिड कंपोनेंट बनाया और ग्रिड की CSS बनाई। तो जब तक कि ये कंपोनेंट ऐप में कॉल नहीं होगा ना, तो कंपाइलर इसको प्रोसेस भी नहीं करता। मतलब जब तक कि ये ग्रीट फंक्शन को हम कहीं कॉल नहीं करेंगे, तो भले ही आपने CSS लिख के रखा होगा, भले ही आपने कोड लिख के रखा होगा, तो वो उसको ना प्रोसेस नहीं करेगा। मतलब जब यूज है तभी यूज करो, अदरवाइज तो आप इससे क्या हो जाता है ना, इससे आपका फाइल का साइज कम हो जाता है। तो जब कंपोनेंट का यूज हो रहा है तभी उसकी वो CSS, वो JS, वो कंपाइल होगी। सर, हाँ अभी यहाँ हमने सिर्फ एक यूजर नेम ही पास किया है। बराबर। सर, हमें अगर पूरा HTML का कोड है, सपोज कोई भी मॉडल का कोड है या फिर हाँ, पैराग्राफ है या तो हम लोग कभी HTML पास नहीं करेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ, आपने सही बोला। अगर आपका मॉडल है तो आप क्या करोगे, मॉडल डॉट जेएस का कंपोनेंट बनाओगे। ठीक है, और उस मॉडल डॉट जेएस में जो भी डायनामिक वैल्यू है जो आपको मॉडल में डिस्प्ले करवाना है, हम वो पास करेंगे। समझे? तो आपको कभी यहाँ पे पूरा HTML पास नहीं करना। HTML आप खुद लिखोगे मॉडल में, मतलब मॉडल के अंदर आप एक मॉडल डॉट जेएस फाइल बना लो, उसमें आपने मॉडल का कोड डाल दिया और उस मॉडल को आप कॉल करोगे सपोज ऐप में या ग्रीट में, और उसके अंदर जो आपको वेरिएबल भेजना है, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि देखो मैंने यहाँ पे props डॉट यूजर नेम भेजा है, देखा जाए तो मैंने तो यहाँ पे यूजर नेम एज दोनों भेजा है ना, तो यहाँ पे दोनों चीजें आई है। मैंने प्रिंट भले ही एक को कराया हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये देखो दोनों चीज आ गई। और अगर आपको याद होगा तो हमने देखो एक ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग वाला एक कंसेप्ट पढ़ा था, डीस्ट्रक्चर करना। डीस्ट्रक्चर करना मतलब क्या होता था कि जो भी वैल्यू दी हुई है, अगर अपने को उसमें से स्पेसिफिक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम लोग क्या करते थे, डीस्ट्रक्चर करते थे, है ना। तो अगर यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, आपका जो प्रॉप्स है वो एक टाइप का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हमने ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चर पढ़ा था, मतलब मैं ऑब्जेक्ट में से मेरे काम की चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ पे डीस्ट्रक्चर अप्लाई कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल कर सकता हूँ। जो चीज जावास्क्रिप्ट में अप्लाई होती है वो रिएक्ट में भी अप्लाई होती है। तो डीस्ट्रक्चर कैसे करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे करली ब्रेस देना, या लिखना यूजर नेम कॉमा एज, और अब यहाँ पे आपको प्रॉप्स लिखने की जरूरत नहीं। सी योर आउटपुट इज सेम। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने डीस्ट्रक्चर कर दिया। कैसे किया, कॉन्स्टेंट, इसको मैं कमेंट बताता हूँ, कॉन्स्टेंट यूजर नेम कॉमा एज इक्वल्स टू प्रॉप्स। जो भी इसका एक आर्ग्यूमेंट बन रहा था यहाँ पे, उस आर्ग्यूमेंट को हमने क्या कर दिया, इसे डीस्ट्रक्चर कर दिया। तो जहां हम प्रॉप्स दे रहे थे तो प्रॉप्स से डायरेक्टली हमने वेरिएबल एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो दिस इज ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। यू कैन पुट हियर ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चर। समझे? यस सर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट में बेसिक कोड या डेटा पास करना हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ना
हम एक स्टैटिक वेबसाइट, इतना कंसेप्ट आपको क्लियर है ये वाला जो मैं बता रहा हूँ? अगर ये आपको कंसेप्ट समझ गया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक लेवल पे एक जो ये वाला, ये प्रोजेक्ट मतलब ये एक टेम्पलेट है, सिंगल वन पेज टेम्पलेट। आप क्या करो, इस टेम्पलेट को रिएक्ट में बनाने का ट्राई करो। पहले आप इसका HTML लिख लो, है ना, या फिर मैं इसका HTML भेज भी देता हूँ, मेरे पास होगा पॉसिबल। तो मेरे पास में इसका HTML, यस, ये इसका HTML, ये जो मैंने बनाया था। तो मैं आपको ये कोड देता हूँ, आपका आज का टास्क है कि आप अपने लेवल पे इस HTML के कोड को, ठीक है, इस HTML के कोड को आप क्या करो, आप रिएक्ट में इंटीग्रेट करने का ट्राई करो कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। हाँ, तो इसमें एक और चीज आपको अंडरस्टैंड करना है, ये आपका एक कंपोनेंट हो गया हेडर, फिर उसके बाद में फुटर और कंटेंट, ऐसे तीन कंपोनेंट बनेंगे आपके, हेडर फुटर, हेडर कंटेंट फुटर, ये तीन कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। तो तीन कंपोनेंट को आप रिएक्ट में किस तरीके से करते हो, जैसे आपका एक फुटर हो गया, ये आपका कंटेंट हो गया, ये आपका हेडर हो गया। तो इसमें कौन सी चीज को आप एज ए कंपोनेंट क्रिएट करते हो, ये आप पे डिपेंड है। आपको क्या करना है, अपने लेवल पे पहले ये वाले टेम्पलेट को, ये पूरा कोड है मेरे पास में, ये कोड मैं आपको भेज रहा हूँ, आपको इस कोड को डालना है रिएक्ट के अंदर, है ना, रिएक्ट में इंटीग्रेट कर। एरर्स आएंगे, आई नो, बट आपको ट्राई करना है अपने लेवल पे, है ना। फिर अगर नहीं समझता, या फिर मैं खुद से भी एक बार उसको इंटीग्रेट करके बता दूंगा कि किस तरीके से प्रॉपर इंटीग्रेशन किया जाता है। जैसे आपको इमेज कैसे यूज करना है, अब मैं इमेज आपको इंपोर्ट करके बताता हूँ कि हाउ टू यूज द इमेज। तो हम यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं पिक्चर में से, वॉलपेपर, ये एक इमेज ले लेता हूँ, इसको मैं मेरे सोर्स में, कंपोनेंट में, ये इमेज यहाँ पे डाल दिया, इसको रीनेम कर देते हैं 1। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे ना एक इमेज भी आ गई, ये वाली, ठीक है। और इस इमेज को मेरे को वेलकम यूजर के नीचे प्रिंट करवाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इस इमेज को इंपोर्ट करेंगे। कैसे इंपोर्ट करेंगे, वी विल राइट इंपोर्ट टाइगर फ्रॉम लाइक दिस। तो पहले इस इमेज को आपको क्या करना है, एक वेरिएबल में डालना, टाइगर, ठीक है। अच्छा, ये डॉट स्लैश का मतलब क्या है, करंट फोल्डर। अगर हम यहाँ पे डॉट डॉट लिखते तो इसका मतलब होता एक फोल्डर बाहर। तो ये VS कोड आपको ना फोल्डर स्ट्रक्चर भी बता देता। सिंगल डॉट का मतलब है जिस फोल्डर में ग्रिड फाइल है उसी फोल्डर में इमेज है। और इसको हम यहाँ पे इमेज ओनली डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो पहला आपको कैपिटल देना है, और यहाँ पे गए, कॉपी पेस्ट सेव, और ये आपकी इमेज आ गई, दिख रहा है, ये आपकी इमेज। तो इमेज हमने कैसे इंपोर्ट किया, पहले आपको इमेज को एक वेरिएबल में डालना है, यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया, ठीक है। और सोर्स में हम लोग क्या लिखते थे, इमेज का पाथ लिखते थे। तो यहाँ पे देखो दिखाता हूँ मैं, रिएक्ट क्या प्रिंट कर रहा है, दिख रहा है, स्टैटिक। ये देखो रिएक्ट ने खुद से देखो नाम भी चेंज कर दिया, मैंने 1.jpg लिखा था, उसने ऑलरेडी इनक्रिप्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक्चुअल पाथ आपको मिलेगा भी नहीं कि भाई वो एक्चुअली किस लोकेशन पे है फिलहाल, है ना।
तो अपना फोल्डर स्ट्रक्चर शो नहीं कर रहा, नहीं तो नॉर्मली हम लोग लिखते थे तो फोल्डर स्ट्रक्चर में डिस्प्ले होता। तो ये आपकी इमेज आ गई, समझे? इतना क्लियर हुआ? इतने में कुछ डाउट, कोई चीज नहीं समझी है? ठीक है, तो सी ये हो गया हमारा आज का बेसिक इंट्रोडक्शन, किस तरीके से करना है। मैं आपको प्रीचू का ये भेज देता हूँ, कोड भेज देता हूँ। आप अपने सिस्टम में रिएक्ट का सेटअप करो। सेटअप करके आप क्या करो कि वो पूरा टेम्पलेट इंटीग्रेट करो। तो उसमें आपको ना कंपोनेंट बनाना है, कंपोनेंट के अंदर आप हेडर फुटर जो भी बनाओगे वो कंपोनेंट के अंदर बनाना। ठीक है? सर हाँ बोलो। सर मैंने कल नोड जेएस इंस्टॉल किया और बाकी सब तो हो गया सर, क्रिएट रिएक्ट ऐप हो गया है, बट हम्म, मैं एनपीएम स्टार्ट कर रही हूँ तो वो हो नहीं रहा है, उसमें एरर शो कर रहे हैं। एक बार शेयर कर सकते हो क्या स्क्रीन? हाँ सर। सर स्क्रीन विजिबल है क्या? नहीं ना। सर ये शेयर करने में प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। वो शेयर जब करते हो ना आप, हाँ सर। उसमें यूर एंटायर स्क्रीन सिलेक्ट करो। हाँ एंटायर स्क्रीन ही किया, बट उसके बाद शेयर। में उसको सिलेक्ट किया, ऊपर जो शेयर के ऊपर एक आपको पिक्चर दिख रही है एंटायर स्क्रीन को क्लिक करो। हाँ हाँ ठीक है सर क्लिक अभी। करके फिर शेयर बटन पे क्लिक करो। हाँ हाँ अभी आ गई। फिर ये बहुत टाइम भी लेते हैं और मीन्स बाद में एरर भी थ्रो करते हैं। हम्म, आप क्या करो, मेरे को एरर करना, स्क्रीनशॉट भेज देना। हाँ ठीक है सर। अलाउ एक्सेस करो इसको, अलाउ एक्सेस। हाँ, हो गया प्रोसेस, रुक जाओ होने दो। ओके सर।
ना स्टार्ट। हाँ सर, बट वो ब्राउजर पे नहीं आया ना। आगे आगे नीचे देखो, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक आपको ब्लिंक कर रहा है, हाँ ऑरेंज कलर में। ओके। ये आ गया। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर।